हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल थिंक सिविल में, जिसमें कि आज 15 जुलाई 2024 के जितने भी हिंदू से रिलेटेड आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले अगर आर्टिकल की बात करें तो उसमें इंडेक्स हम देख लेते हैं क्या क्या आप करेंगे। इंडेक्स में सबसे पहले तो फार्मर इन आंध्र प्रदेश होपफुल एज ए वाटर स्टोरेज राइज इन अलमाती डैम। ठीक है, इसमें अलमाती डैम के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसमें हम लोग आपके कृष्णा रिवर सिस्टम को भी समझेंगे। कृष्णा रिवर सिस्टम को भी समझेंगे। उसके बाद दूसरी आर्टिकल है 3 डाइज इन असफाई एक्सिएशन एट इलीगल कोल माइनिंग इन गुजरात। इसके बारे में पढ़ेंगे। ये असफाई एक्सिएशन जो है वो है क्या चीज, इसके बारे में जानकारी लेंगे। सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई गड़बड़ी हो रही है तो। और थर्ड आर्टिकल है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन मेड मैंडेटरी ऑन बल्क पैकेज। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के बारे में जैसे कि अगर हम लोग कोई बल्क पैकेज खरीदते हैं, जैसे कि सीमेंट हो गए या आटा हो गया, ठीक है, अगर 25 केजी से ऊपर लेके आते हैं तो क्या इनमें जो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन है क्या ठीक तरीके से दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, किसके आर्टिकल के अंदर में आता है, किस एक्ट के अंदर में आता है, इसके बारे में जानकारी जो है वो लेंगे। अगला आर्टिकल है व्हेन ट्रीज एंड ट्रेड फ्लोरिश अलोंग द सदर्न सिल्क रूट। किस तरीके से ट्रीज और ट्रेड जो है फ्लोरिश हो रहे हैं सदर्न सिल्क रूट में, उसके बारे में जानकारी है। अगला आर्टिकल है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन मेड मैंडेटरी ऑन बल्क पैकेज, जो कि यही चीज था, एक ही वो रिपीट हो गया है। और अगला आर्टिकल है द प्रॉब्लम विद कर्नाटका गिग वर्कर बिल के ऊपर ये हमारा जो है एडिटोरियल है। ठीक है, इतने आर्टिकल को हम कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें हम लोग आर्टिकल की, चलिए पहला आर्टिकल है फार्मर इन आंध्र प्रदेश होपफुल एज ए वाटर स्टोरेज राइज इन अलमाती डैम। क्या कह रहा है, जो अब आंध्र प्रदेश जो है उस तरफ रेनफॉल जो है ज्यादा हो रही है, तो जिसकी वजह से जो इसकी कैचमेंट एरिया है कृष्णा रिवर की, किसकी कृष्णा रिवर की जो कैचमेंट एरिया है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चेंजेस होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, और ये किसका कहना है, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का कहना है, ऑफिशियली जो इनकी अनाउंसमेंट है। और इसके लिए फार्मर को कहीं ना कहीं होपफुल दिख रहा है कि वाटर स्टोरेज जो होगा अलामती डैम में वो कहीं ना कहीं इंक्रीज करेगा। अगर अलामती डैम की बात करें तो ये वाटर लेवल एट अलामती डैम की अगर कर्नाटक की बात करें वो कहीं ना कहीं 23,678 क्यूबिक सेकंड के हिसाब से जुलाई 13 के को जो है देखा गया था। ठीक है, तो इसी के ऊपर बातचीत है। और साथ ही यहाँ पे अगर मेन चीज जो है वो रिवर, क्या, कृष्णा रिवर, और यहाँ पे अलामती डैम। तो हम सबसे पहले कृष्णा रिवर के बारे में थोड़ी सी जो है जानकारी लेंगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं फार्मर ने टेकन अप सेटबेड एज ए पार्ट ऑफ देयर खरीफ ऑपरेशन। नाउ हेवी रेन लेसेस अप अपस्ट्रीम सिरिसेलम दे पिनिंग होप्स इन रिलीज वाटर फ्रॉम दी अलीमाता डैम। तो अलमाती डैम से जो भी पानी है वो कहीं ना कहीं रिलीज होने की बात भी की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले कृष्णा रिवर के बारे में। कृष्णा रिवर, अगर मैं कृष्णा रिवर की बात करूं तो ये दूसरा सेकंड ईस्ट फ्लोइंग जो है रिवर है। ठीक है, कैसा है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, कहां पे, पेनिनसुला में, पेनिनसुला। अगर दूसरी चीज बात करें, कृष्णा रिवर की जो राइजिंग है, यानी कि ये जो निकला है, ये कहां से निकला है, आपका महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। ठीक है, और नियर दी जोर विलेज, कहां पे, आपके जोर विलेज है यहाँ पे महाबलेश्वर जो है एल्टीट्यूड है, वहां से इसका जो है ओरिजिन हुआ है। ठीक है, जो कि कहां पे पड़ता है, नॉर्थ ऑफ सतारा डिस्ट्रिक्ट, जो कि आपका सतारा डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहां पे ये पड़ता है। और उसके बाद ये वेस्ट ईस्ट की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है और ईस्ट में जाके आंध्र प्रदेश होते हुए वो ईस्ट कोस्ट में अपने आप को गिरा देता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें रिवर की, तो रिवर कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है। फ्लोरा और फोना की बात करें, ठीक है, इसी में आपकी इकोलॉजिकल चीज आ जाएगी, फ्लोरा और फोना, तो इन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर बात की जाए कृष्णा रिवर की, जब ये अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ निकलती है तो कहीं ना कहीं इरोजन जो है ज्यादा करके निकलती है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके बाउंडेड रीजन की, यानी कि कहां कहां से बाउंडेड है,
अगर हम कृष्णा रिवर की बात करें, ये कृष्णा रिवर अगर निकल रही है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ में आपका क्या है, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ये ईस्ट, साउथ सॉरी वेस्ट ये साउथ, नॉर्थ की तरफ बात करें तो नॉर्थ बालाघाट रेंज से, बालाघाट रेंज से बाउंडेड है। अगर हम ईस्ट की बात करें, ठीक है, ईस्ट और साउथ की बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ईस्टर्न घाट आपको पता है आ जाता है, ये एरिया ईस्टर्न घाट का, ठीक है, और ये एरिया वेस्टर्न घाट यानी कि वेस्ट बैंक से आपके वेस्टर्न घाट जो है मिलते हैं, ठीक है, बाउंडेड। टोटल लेंथ की बात की जाए 1400 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ है, ठीक है, टोटल किलोमीटर जो है आपकी 1400 किलोमीटर है। और इसकी जो एग्रीकल्चर लैंड की जो आपकी बेसिन है वो कितनी परसेंट है, 75.86% जो है वो आपकी मेजर पार्ट है इसके बेसिन के, जो कवर करता है इसके एग्रीकल्चर लैंड को, ठीक है। और कृष्णा रिवर एक ऐसी रिवर है भी है जो कि फॉर्म करती है लार्ज फॉर्म ऑफ डेल्टा, फॉर्म करती है डेल्टा को, डेल्टा यानी कि नदियों, जैसे ये नदियों का कोर्स जा रहा है और कोर्स के बीच में इस तरह की कोर्स भी हो सकती है, इस तरह की भी लीनियर कोर्स भी हो सकती है। तो अब कोर्स के साथ साथ वो अगर अपना रास्ता भटक जाता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डेल्टा जो है बनना स्टार्ट हो जाते हैं। डेल्टा के बारे में कभी और बात करेंगे। अगर इसके रिवर के ऊपर मेजर डैम की बात करें तो सबसे पहले तो हमने देख लिए अलमाती डैम जो है, अलमाती डैम है। अलमाती डैम के बाद श्रीशैलम, श्री SRI सिलाम डैम, नागार्जुन डैम और प्रक्षम बैरेज, प्रक्षम बैरेज जो है यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। और इसमें सीजनल मानसून रेन जो है वो फ्लो करते रहते हैं, जिसके लिए वो इरिटेशन के लिए ठीक भी होता है। अगर हम बात करें इसके ट्रिब्यूटरीज के, तो अगर राइट बैंक की ट्रिब्यूटरीज की बात करें, कृष्णा रिवर के राइट बैंक की ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो राइट बैंक में कौन कौन सी है, आपका वेना, VENNA, वेना, कोयना, कोयना क्या होगा इसमें, कोयना, पंचगंगा, पंचगंगा, दूध गंगा, दूध गंगा, उसके बाद आपका घट प्रभा, घट प्रभा, माल प्रभा, माला प्रभा, ठीक है, और तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, ये इंपॉर्टेंट जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। अगर हम इसके लेफ्ट बैंक की बात करें, ठीक है, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। इसके अगर लेफ्ट बैंक की बात करें, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की, तो लेफ्ट बैंक में आपके कौन कौन से आते हैं, भीमा, दिंदी, पेड़ा, वागू, हालिया, मूसी, पलेरू और एंड मुनेरू। इसमें इंपॉर्टेंट जो है ये 3 लेक भीमा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर कोयना की बात करें, जो आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, वो सबसे छोटी ट्रिब्यूटरीज है, स्मॉल ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, जो कोयना रिवर बनाती है, ठीक है। और तुंगभद्रा जो है वो आपकी 2 रिवर से मिलकर बनी है। यहाँ अगर तुंग रिवर लेफ्ट राइट बैंक की बात करें, तुंगा प्लस आपका भद्रा, ठीक है, जो गंगा मूला से निकला है। कहाँ से, गंगा मूला से ओरिजिन हुआ है, ठीक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन जो है इसके लिए काफी है। चलिए आगे बढ़ते अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है 3 डाइज ऑफ एस्फाइक्सिएशन एट इलीगल कोल माइनिंग। देखिए गुजरात में क्या हो रहा था, इलीगल कोल माइनिंग हो रही थी। वहाँ इलीगल कोल माइनिंग की वजह से जो लोग थे गुजरात में,
उनको क्या हुआ, इलीगल माइनिंग हो रही थी तो उनको इक्विपमेंट तो जो है वो नहीं प्रोवाइड किया गया, और जिसके वजह से 3 लोगों की क्या हो गई, मौत हो गई है। 3 लोग जो है डेथ कर गए। अब उन डेथ कर गए तो इन्फॉर्मेशन सामने आई, और इन्फॉर्मेशन जब सामने आई तो ऑटोमेटिकली वहां से क्या होने लग गया, आपके परेशानी स्टार्ट हुई। तो यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। हमारे काम की ये चीज नहीं है, हमारे काम की जो है वो सिर्फ इतना है, एस्फाइक्सिएशन जो है ये क्या होती है कि अंदर जाके सांस अटक जाना, यानी कि घुटन सी होना, घुटन की वजह से डेथ होना। तो इस चीज के लिए ये हमें आर्टिकल जो है पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है माइंस, कोल माइंस की, कोल माइंस की। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कोल माइंस की। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया जो है काफी मात्रा में कोल जो है निकालता है, ठीक है। कोल माइंस जो, अगर इंडिया की बात करें, इंडिया की कोल माइंस जो है रिजर्व जो है बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे कम से कम 320 बिलियन टन जो है कहीं ना कहीं इंडिया में है, और एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कहा जाता है इंडिया को कि कोल माइनिंग के लिए। अलग अलग तरह की जो इंडिया में कोल है वो पाया जाता है, टाइप्स ऑफ कोल जो है इंडिया में पाए जाते हैं, और वो टाइप्स जो है थोड़ी देर में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है, कौन कौन से। अगर इंडिया में 2 कैटेगरी के कोल मिलते हैं, एक तो गोंडवाना कैटेगरी के, और दूसरा है आपके टर्सरी कैटेगरी के। मतलब ये इसके लाइफ स्पेन को बता रहा है कि कितना पुराना है गोंडवाना और टर्सरी कोल जो है, कितना पुराना है, उसी हिसाब से हमारे जो है कोल जो है मिलता है। और इनको कोल को क्या किया जाता है, फिर ट्रांसफर किया जाता है अलग अलग इंडस्ट्रीज में। अगर इसमें कार्बन कंटेंट के हिसाब से देखा जाए तो इनके टाइप अलग अलग है। जैसे कि हम एंथ्रेसाइट की बात करें, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, ठीक है, इन सब चीजों में पीट, लिग्नाइट, तो ये सारी कोल जो है पाए जाते हैं। अगर कोल फील्ड की बात की जाए तो कोल फील्ड जो है बहुत सारे हमारे इंडिया में कोल फील्ड है। तो आपका आज का काम है कोल फील्ड को के मैप को लोकेट करना और इम्पोर्टेंट 5 कोल फील्ड को यहाँ पे दर्शाना, फील्ड को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट काम है आज का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम कोल फील्ड की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बता दूं। हमारे यहाँ पे 4 तरह के एंथ्रेसाइट्स कोल, बिटुमिनस कोल, सब बिटुमिनस या पिट कहते हैं, या फिर लिग्नाइट जो है कोल हमें मिलता है, ठीक है। अगर एंथ्रेसाइट्स की बात करें, ये सबसे ज्यादा हार्ड होता है और साइनी होता है, साइनी कोल होता है, ठीक है। और हाईएस्ट कार्बन कंटेंट, सबसे ज्यादा अगर बात की जाए 80% की, 70-80% की कार्बन कंटेंट जो है इसमें पाया जाता है, ठीक है। अगर वहीं बिटुमिनस की बात की जाए तो इसको सॉफ्ट कोल भी कहते हैं, सॉफ्ट कोल कहते हैं, और इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता है। इसमें कार्बन जो होते हैं ठीक ठाक होते हैं, मतलब 60-70% कार्बन जो होते हैं अमाउंट में होते हैं। और उसके बाद अगर बात करें लिग्नाइट की, लिग्नाइट जो है सबसे यंगेस्ट होता है और लीस्ट कार्बन रिच टाइप कोल होता है लिग्नाइट। और पिट की तो बात ही मत करो, पिट बहुत ही बेकार क्वालिटी के होते हैं। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा कोल माइंस की, इंडिया की कोल माइंस की कैसे हालत है। अगर सबसे बड़े कोल माइंस की या कोल फील्ड की बात करें तो इसको जरा इरेज कर दें। कोल फील्ड की बात करें तो झरिया कोल फील्ड क्या है, झरिया कोल फील्ड कहाँ पे है ये आपके, झरिया यानी कि झारखंड, ठीक है। सबसे पूरा ओल्ड लार्जेस्ट एरिया है कोल फील्ड का, ठीक है। अगर वहीं बात करें मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में एक कोल माइन है जिसका नाम है सिंगरौली, याद रखना इंपॉर्टेंट है, सिंगरौली कोल फील्ड कहाँ पड़ता है, MP प्लस UP, सिंगरौली, ठीक है। और ये भी बड़ा कोल फील्ड है यहाँ का। अगर ओल्डेस्ट की बात करें, सबसे पुराने ओल्डेस्ट कोल फील्ड की अगर बात करें तो सबसे पुराने में कौन हो जाते हैं, आपके रानीगंज कोल फील्ड जो है सबसे पुराना, और ये कहाँ है, वेस्ट
बंगाल में पड़ता है। और दूसरा अगर बात करें झरिया, और झरिया के बारे में बता दिया, झरिया कोल फील्ड कहाँ पे ये आपके झारखंड। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट जो है काफ़ी है, और बाकी मैंने आपको जो आपके होमवर्क है वो मैंने दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन मेड मैंडेटरी ऑन बल्क पैकेज। देखिए क्या बताया जा रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने ये डिसाइड किया है, जो लीगल अमेंडमेंट जो है जो किया था मेट्रोलॉजिकल जैसे पैकेज कमोडिटी रूल 2011 आया था, उसमें इंश्योर किया गया था कि आप जो है सारी इन्फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं पैकेट में जो रिटेल सेल में यूज होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आप प्रोवाइड करोगे। ठीक है, जो डिसीजन है वो कहीं ना कहीं इस चीज को देखा गया कि जो 25 किलो से ऊपर है उनमें रिटेल सेल विदाउट मैंडेटरी डिक्लेरेशन ऑन द पैकेज। तो इसमें जो डिसीजन आया वो ये इन्फॉर्मेशन को दिखाता था जो 25 किलो से ऊपर की अवेलेबल है जो रिटेल सेल, उनके ऊपर मैंडेटरी नहीं है, इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन छोटे मोटे चीजों पे मैंडेटरी है। तो इसी को कहीं ना कहीं सेंटर ने इस चीज को संडे को कहा कि अम्बेडमेंट कहीं ना कहीं यहाँ पे जरूरी है, और ये अम्बेडमेंट कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरर, पैकेजर, इंपोर्टर, पैकेजर, इन सब के लिए इन्फॉर्मेशन है कोई भी रिटेल सेल करता है। ठीक है, अगर हम लीगल मेट्रोलॉजिकल पैकेज कमोडिटी 2011 रूल के हिसाब से बात करें तो किन किन चीजों पे लगता है। सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरर, पैकर्स, इंपोर्टर, कंट्री ओरिजिन, कॉमन जेनरिक नेम, कमोडिटी, ये सारी चीजें इस इंफॉर्मेशन के अंदर होनी चाहिए। आप कोई पैकेट लेते हो तो उसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं ये सारी होनी चाहिए। मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यूनिट सेल प्राइस, बेस्ट बिफोर यानी कि जो आपकी एक्सपायरी डेट वगैरह। ठीक है, कंज्यूमर कार्ड डिटेल, प्री पैकेजिंग, कमोडिटी, ये सारी चीजें। अगर 25 किलो की चीजों की क्वांटिटी की बात करें, 25 या 25 लीटर की बात करें, तो ये सीमेंट, फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर, फार्म प्रोडक्ट सोल्ड इन बैग अबाउट 50 kg के, तो एंड पैकिंग कमोडिटी, मिंट, इंडस्ट्रियल जैसे कंज्यूमर, इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस रूल, इस रूल से अलग थे। तो इनमें कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी लाने की बात की जा रही है, इनमें कहीं ना कहीं ठीक करने की बात जो है की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है व्हेन ट्री एंड ट्रेड फ्लोरिश अलोंग सदर्न सिल्क रूट। देखिए क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे एक पब्लिकेशन किया गया बॉटनी सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, और यहाँ पे फ्लोरा और लैंडस्केप जो कहा गया सबसे पुराने ट्रेडिंग रूट्स हुआ करते थे साउथ एशिया में। ठीक है, जिसको हम लोग सिल्क रूट्स, मेंडरिंग थ्रू क्रिम्पोंग, सिक्किम इन ईस्टर्न हिमालय, गोइंग टू लहासा इन तिब्बत, तो इन रूट्स का इस्तेमाल करते थे। ठीक, साउथ एशिया के रूट्स के लिए। अगर हम लोग इंडिया की बात करें, सदर्न साउथ एशिया, इंडिया जो होता है सदर्न एरिया में आता है। ठीक है, तो इनके ऊपर बात की गई। एक फ्लावरिंग प्लांट के डॉक्यूमेंटेड के हिसाब से पब्लिकेशन किया गया और पाया गया कि जो सिल्क रूट है इज एन विंडेन ब्लर पाम। ठीक है, इट इज अ वाइल्ड पाम स्पेशली विच फेसिंग द थ्रेड एक्सटिंक्ट विथ ओनली फ्यू ट्रीज इन लिफ्ट इन कैलिपोंग रीजन। कैलिपोंग रीजन में कुछ ही पेड़ इसके जो है रह गए। देख सकते हैं ये पेड़ है, ये पेड़ जो है कुछ ही पेड़ जो है यहाँ पे रह गया। वहीं पर अगर रोडोडेंड्रोन निवेयम की बात करें जो कि स्टेट ट्री है किसका, सिक्किम का, तो वो भी कहीं ना कहीं एंडेमिक हो जा रहा है। कहाँ पे, ईस्टर्न हिमालय में। ठीक है, जो कि अल्पाइन सेंचुरी वगैरह, सिल्क रूट वगैरह में पाया जाता है था पहले। तो इनको कहीं ना कहीं हमें क्या करना चाहिए, इनके सबसे पहले तो लिस्ट हमें जारी करना चाहिए कि कौन सी चीज एंडेमिक है, कौन सी चीज आपके पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, तो इनकी एक लिस्ट बननी चाहिए। और उसके बाद इनके ऊपर स्टडी चलना चाहिए कि कितने हैं कितने नहीं है, किस एरिया में, और किस तरीके से हमें जो है प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसके ऊपर कोई ना कोई रोड मैप होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें शॉर्टेस्ट ऑफ दीज रूट्स में इंडिया टू लहासा वाज वन ऑफ दी थ्रू सिक्किम एंड कालिम्पोंग। ये जो है बात की जा रही है, जो सिल्क रूट में सबसे अगर छोटा रास्ता देखा जाए तो आपका लहासा की तरफ से होके गुजरता है। तो ये छोटी मोटी चीजें जो है इंफॉर्मेटिव जो है इसमें मिल गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है हमारा एमपी द लंग्स ऑफ भारत सहा एट मेगा सैम्पलिंग प्लांटेशन ड्राइव। देखिए इंडिया ने एक गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया जिसमें 11 लाख सैपलिंग को, यानी कि छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनको 24 घंटे में लगाया गया। ठीक है, ये तो आपके वन लाइनर के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, कि कितने लगाए गए, कौन लगाया, गुजरात में, आपके कहाँ लगाया गया, एमपी में। ठीक है, एमपी में। अगर हम बात करें, यूनियन मिनिस्टर संडे को विजिट किए मध्य प्रदेश इंदौर में, और वहां पे अलग अलग तरह के इवेंट्स जो है किया जा रहा था, और उसी में 11 लाख जो है सैपलिंग जो है एक दिन में लगाया गया।
ठीक है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने, मिस्टर शाह ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया 55 प्राइम मिनिस्टर कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस को, और हर एक जो स्टेट में हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है इसको ओपन किया गया। ठीक है, और जो कि कौन चलाएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है इसको चलाएगा। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन जो है इसमें से आई है। बात करें प्लांटेशन ड्राइव को लॉन्च किया गया कहाँ पे, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने इसको क्या किया, लॉन्च किया। और एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन जो है स्टार्ट किया गया है पहले भी। ठीक है, एक पेड़ माँ के नाम जो है कैंपेन जो है यहाँ पे स्टार्ट किया गया। चलिए आगे और बात करते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें, कैंपेन का एम जो है वो क्या है आपका, 140 करोड़ जो है सैपलिंग जो है वो कंट्रीज में लगाना। जो ड्राइव है मध्य प्रदेश में उसका कंट्रीब्यूशन है 5.5 करोड़ नेशनल टेली के हिसाब से, इतना जो है उसमें रखा गया है। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी इससे हटके बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे पेड़ों की बात करें, प्लांटेशन की बात करें, तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि ISFR 2021 के बारे में। ठीक है, ISFR 2021 ये क्या है, जरा मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूँ। अगर इसकी बात करें तो ISFR 2021 यानी कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करें, सबसे पहले ये रिपोर्ट आई थी 1987 में। ठीक है, और कौन रिलीज किया था, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने इसको रिपोर्ट किया था। 2021 में इसका जो है आखिरी आया है। ठीक है, अगर इसकी बात करें रिपोर्ट 2021 के बारे में, तो ये 17 रिपोर्ट है और बाइनियल होता है, मतलब 2 साल में एक बार जो है आता है। ठीक है, इस रिपोर्ट की खास चीज जो है ये है फॉरेस्ट कवरिंग के बारे में एसेस करना। ठीक है, अगर हम बात करें मेजर फाइंडिंग क्या थी 2021 की, तो जो टोटल फॉरेस्ट कवर जो था इंडिया का वो ग्रो हुआ था 2261। ठीक है, 2019 के मुकाबले इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ था। अगर इसकी बात की जाए कितने के बराबर था, आपके 24.62% जो था वो इंडिया में कवरिंग है किसके, फॉरेस्ट से। वहीं पे कुछ इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर एरिया के टॉप स्टेट की अगर बात करें तो सबसे पहला टॉप स्टेट में आता है आंध्र प्रदेश 647 यानी कि 647 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना, फिर उड़ीसा, आपका ये जो है टॉप 3 स्टेट्स है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा टॉप 3 स्टेट है जो जिन्होंने बढ़ाए। अगर एरिया वाइज बात करें, ये तो थे फॉरेस्ट कवर के, अगर एरिया वाइज फॉरेस्ट कवर की बात करें उसमें भी मध्य प्रदेश जो है सबसे ऊपर है, यानी कि एरिया, एक एरिया में कितने फॉरेस्ट जो है लगा सकते हैं उसी हिसाब से। ठीक है, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा परसेंटेज कहाँ पे फॉरेस्ट का, मिजोरम में। कहाँ पे, आपके मिजोरम के एरिया के हिसाब से, ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से उनमें फॉरेस्ट कवर। वहीं सेकंड पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरा मेघालय। ठीक है, ये 3 जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम 75% से ऊपर की बात करें तो हमारे लक्षद्वीप आ जाते हैं, मिजोरम आ जाते हैं, अंडमान निकोबार आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश आ जाते हैं, मेघालय आ जाते हैं, ये सब चीजें जो है मिलते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें मैनग्रुव्स की, तो मैनग्रुव्स में उड़ीसा और महाराष्ट्र, और कर्नाटका, ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये था आपका ISFR रिपोर्ट यानी कि इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा एडिटोरियल सेक्शन, जिसमें कि हम बात करेंगे गिग वर्कर के बारे में, जो कर्नाटका ने बिल जो है प्रोड्यूस किया था। क्या हुआ, लास्ट मंथ कर्नाटका ने एक बिल को इंट्रोड्यूस किया था और उसको कहा गया था ड्राफ्ट कर्नाटक प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर बिल 2021 सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर के लिए। इसमें प्रोवाइड की गई इनकी सोशल सिक्योरिटी के बारे में और वेलफेयर मेजर्स के बारे में इसमें बात की गई थी। वहीं पे गवर्नमेंट इसको ड्राफ्ट को शेयर किया जुलाई 9 को लोगों के सामने। और अभी अगर रिसेंट पास्ट में देखा जाए, कुछ इस तरह की बिल जो है राजस्थान में भी लेके आया था, गिग वर्कर रजिस्ट्रेशन वेलफेयर एक्ट 2023 का। कर्नाटका जो बिल है वो कहीं ना कहीं कुछ सिमिलरिटी रखती है किसके साथ, राजस्थान के बिल के साथ, राजस्थान के लेजिस्लेटिव के साथ।
क्योंकि बहुत दोनों ही किस चीज पे काम कर रहे हैं, वेलफेयर बोर्ड मॉडल पे ही काम कर रहे हैं। अगर इनकी मॉडल की बात करें, ये एड्रेस नहीं करते कि एम्प्लॉयमेंट रिलेशन के बारे में या और ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड इंफॉर्मेशन वर्कर के बारे में। अगर बात करें गिग वर्कर की, ये नहीं कहीं की एड्रेसिंग कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस की जो जरूरत होगी उनको कि किस आवर्स में काम करना है, कैसे करना है, इन सब चीजों के बारे में बात की जा रही है। अगर हम बात करें गिग वर्कर और वर्क इशू के बारे में, तो जो नंबर ऑफ गिग है या प्लेटफॉर्म वर्कर है वो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे देखने को मिले, बढ़ते हुए नजर आए। ठीक है, जैसे कैब वगैरह हो गया, रिटेल डिलीवरी सेक्टर हो गया, ये सब कहीं ना कहीं गिग वर्कर होते हैं। यानी कि जैसे आप देखते हैं कैब, तो ओला उबर देखते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने लिए लोगों को हायर करते हैं, तो उनको कोई सोशल या बेनिफिट मिलता नहीं है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट या वेलफेयर मेजर्स तो मिलते नहीं है, तो उन्हीं के लिए ये बिल जो है लाया गया और उनको गिग वर्कर कहा जाता है। मतलब अपनी मर्जी से ही वो कभी भी काम कर सकते हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया गया है कि 2030 तक ये 23.5 मिलियन वर्कर जो है हो जाएंगे, यानी कि 2,35,00,000 तक जो है वर्कर पहुंच जाएंगे। अगर ओवरऑल की बात की जाए, डिप्रेस्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सिनेरियो कहीं ना कहीं गिग वर्कर में दिखने को मिलेगा हमें लार्ज नंबर में। ठीक है, अगर इंडिया की अगर कुछ प्रोटेस्ट की बात करें, एजुटेशन की बात करें, तो गिग वर्कर ने जो किए थे वो रेवेन्यू शेयरिंग की बात की गई थी, वर्किंग आवर की बात की गई थी, अलग अलग तरह की वर्क की जो है वो बात की जा रही थी। ठीक है, और ये इनके जो इश्यूज है उसको सॉल्व करना भी इतना आसान नहीं है। इनकी लीगल फ्रेमवर्क जो है वो भी थोड़े से अलग है, इसी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। लेकिन लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो लेबर लॉज वगैरह इनके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के रिलेशन जो है इनके साथ कनेक्ट है। अगर इकोनॉमी की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की रिलेशन की बात करें, ये कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस बनते जाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, एग्रीगेटर ये मानते हैं कि उन्हें जो है प्रोवाइड जो है वो टेक्नोलॉजी या ब्रिंगिंग टुगेदर इंडिपेंडेंटली रखा जाए वर्कर को और कंज्यूमर को। इंडिपेंडेंट वर्कर जो है वो अपने अपने काम में कहीं ना कहीं मास्टर्स होते हैं, किसके तरह, एग्रीगेटर के अनुसार, यानी कि जो उनको हायर करते हैं उनके हिसाब से ये कहा जा रहा है। दूसरी तरफ वर्कर जो है गिग इकोनॉमिक के ये मानते हैं कि एग्रीगेटर जो है वो एज देयर एम्प्लॉयर एज कंडीशन सर्विस, जो उनके एम्प्लॉयर है और उनके सर्विस कंडीशन के ध्यान रखना चाहिए, उनको इसी हिसाब से काम देना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, मतलब वो एक मालिक की तरह सोचते हैं, जबकि वो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दोनों का रिलेशन कुछ और ही है। यहाँ पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कंडीशन बनता ही नहीं है। ठीक है, अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ये बात हो रही है, तो प्राइस ऑफ राइट जैसे डिटरमाइन किया जाता है ऐप से या एग्रीगेटर से, तो इंटायर इकोसिस्टम वर्किंग कंडीशन को कहीं ना कहीं यहाँ पे नुकसान पहुंचता है। तो यहाँ पे इनकी बात की जा रही है गिग वर्कर को किस तरीके से फेयर ट्रीटमेंट मिले, इंप्रूवमेंट वर्किंग कंडीशन हो, उनकी सोशल सिक्योरिटी, लीगल इंटेग्रिटी किस तरह से हो, इसकी बात की जा रही है। यह यूके का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किस तरह से इस तरह की सिमिलर सिचुएशन को यूके ने किस तरह से, यानी कि ब्रिटेन ने किस तरह से रूल किया है। उबर जो है एक एम्प्लॉयर है एंड एग्जिस्टिंग लेबर लॉज जो है यूके ने इन पर अप्लाई किया है उबर ड्राइवर पे। अगर इंडिया में बात की जाए गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर की बात की जाए, तो वहां पे कोड ऑफ सिक्योरिटी कोड को 2020 को जो है इसमें इनफॉर्मल एज ए काइंड ऑफ इनफॉर्मल सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर बट नो मेंशन इन सच वर्कर मेड अदर 3 न्यू लेबर्स। जो भी 3 नए लेबर रूल बनाए गए उसमें भी कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन जो है इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, राजस्थान एक्ट की बात की जाए, कर्नाटका बिल जो है वो कहीं ना कहीं इस इशू को डिफाइन कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस को, गिग वर्कर की एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस को, और ये इतना ज्यादा आसान जो है नहीं लग रहा है। अगर यहाँ पे रिलेशन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट रिलेशन को कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करने की बात की गई है, गिग वर्कर की उनकी रेगुलेशन की बात की गई है। एग्रीगेटर जो है वो कहीं ना कहीं डी फैक्टो एम्प्लॉयर्स की तरह काम करते हैं, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस भी होते हैं, और ऑब्वियसली बात है उनके टर्म्स एंड कंडीशन होंगे तभी वो किसी प्लेटफॉर्म को जो है चला पाएंगे। इनकी जो अगर कोर इश्यूज की बात करें तो वेलफेयर बोर्ड मॉडल कहीं ना कहीं राजस्थान और कर्नाटका इनके वेलफेयर सिस्टम के लिए काम करना चाहता है और इसको कहीं ना कहीं, बट इट डज नॉट रिप्लेस इंस्टीट्यूशनल सोशल सिक्योरिटी, लेकिन ये पूरी तरह से इंस्टीट्यूशनली जो सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है, जैसे प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी, मैटरनिटी बेनिफिट, वो कहीं ना कहीं लीगल तरीके से अप्लाई नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे नजर आ रही है। अब आगे देखते हैं किस तरह की बिल आती है और किस तरह के इसमें सॉल्यूशन मिलते हैं, ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल जो है आप लोग का एडिटोरियल जो है यहाँ पे खत्म होता है। आगे बात देखते हैं
तो आई होप कि आपको आज का जो आर्टिकल है वो अच्छा लगा होगा। अगर आर्टिकल अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे कि हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। हम इस तरह की वीडियोस और जो है अपने सामने लेके आएंगे। थैंक यू।